अस्सलाम वालेकुम। सितंबर इनटेक 2024 के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं उन्हें अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ा इनटेक है यूके का। पूरी दुनिया से जो लोग हैं लाखों की तादाद में अप्लाई करते हैं और यूके का रुख करते हैं। अभी सीन ये है कि बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया था, उनका वीज़ा आ गया। कई जो लोग हैं वो यूके में आ भी गए हैं, क्योंकि मैं कई दफ़ा मेंशन करता हूं कि आप अपनी क्लास स्टार्ट होने से 1 मंथ पहले तक यूके में मूव कर सकते हैं। तो कई लोग जो हैं जिनका वीज़ा आया है वो जो है वो यूके में मूव कर रहे हैं। मेरे कुछ जानने वाले भी हैं जिनका वीज़ा बहुत जल्दी आया है, 4 से 5 दिन के अंदर उनका वीज़ा आया है, स्टैंडर्ड सर्वर के साथ और वो यूके के अंदर आ गए हैं। लेकिन कई स्टूडेंट जो हैं उनके मुझे मैसेजेस भी आते हैं कि हमारा जो वीज़ा है वो अभी तक नहीं आ रहा, वीज़ा जो है हमारा डिले हो रहा है, हमें रीज़न क्या है, हमें रीज़न का नहीं पता। उनको फिर जो उनके रिलेटेड उनके केस के रिलेटेड जो सूटेबल आंसर होता है, मैं जितना आंसर दे सकता हूँ फिर मैं बताता हूँ। अभी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपके वीज़ा के ऊपर इफेक्ट कर सकते हैं कि इन फैक्टर्स की वजह से आपका वीज़ा डिले हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सारे फैक्टर जो है वो हर एक बंदे के ऊपर एप्लीकेबल हो। कहीं ना कहीं जो फैक्टर्स हैं वो एक ना एक फैक्टर किसी ना किसी बंदे पे जो है वो इफेक्ट करता है। अगर नहीं करता तो आपका वीज़ा जो है वो बहुत जल्दी आ जाता है। ज़रूरी नहीं करे ही करे, मैं वैसे एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि ये इनमें से कोई ना कोई फैक्टर इफेक्ट करता है। सबसे पहले अगर बात की जाए, लिखा हुआ व्हाट फैक्टर्स इफेक्ट यूके वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम। देर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स विच कैन डिले यूके वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम इंक्लूडिंग। फर्स्ट फैक्टर क्या है? द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द केस, फॉर एग्जाम्पल इफ इट इन्वॉल्व एन असेसमेंट ऑफ आर्टिकल। ये चलें, इसमें अब ये क्या चीज़ है? कम्प्लेक्सिटी ऑफ द केस क्या है? एक तो अगर आपने सिंपल वीज़ा अप्लाई किया जो कि स्टूडेंट वीज़ा, ज़्यादातर जो है मेरा जो वीडियो है वो इसी के रिलेटेड है। लेकिन इसके बाद अगर आपने कोई इन्वेस्टर वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, या इसके साथ अगर आपने जो इंडिया से अप्लाई करते हैं मोस्टली ग्लोबल टैलेंट वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, इसमें बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन चाहिए होती है, बहुत सारे जो है वो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जो कि आपने प्रोवाइड करने होते हैं। इसके अलावा अगर आपने मान लो कि इधर अप्लाई किया हुआ है स्पॉन्सरशिप वीज़ा, स्पॉन्सरशिप जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो उसके लिए भी बहुत सारी जो है वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो अगर आपने वो की हुई हैं तो ऑफ कोर्स आपको जो है वो इसके लिए वेट करना पड़ेगा, आपका जो वीज़ा है वो डिले होगा। लेकिन इसके बरक्स अगर आपका स्टूडेंट वीज़ा है वो नॉर्मली आ जाता है। ये मैं वैसे बात कर रहा हूँ, ये पहला फैक्टर है, इस तरह इफेक्ट कर सकता है अगर किसी ने कोई दूसरा वीज़ा अप्लाई किया हुआ है। इसके बाद अगर बात करें कंसर्न रिगार्डिंग सूटेबिलिटी रिक्वायरमेंट सच एज क्रिमिनलिटी, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। कई दोस्त हैं वो उनका रिकॉर्ड मतलब इस तरह का होता है कि उनको चेक करना पड़ता है। अगर तो किसी का रिकॉर्ड मतलब क्रिमिनल रिकॉर्ड है पिछले पास्ट में, तो भाई वो तो सोच ले कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उसका वीज़ा ना लगे। लेकिन अगर उसका वीज़ा डिले भी हो रहा है तो भाई वो ये चीज़ चेक कर रहे हैं कि क्रिमिनलिटी रिकॉर्ड उसका पास्ट में कोई है तो नहीं, या कोई इस तरह की एक्टिविटी उसने परफॉर्म तो नहीं की, कोई इलीगल एक्टिविटी किसी केस में ये इन्वॉल्व तो नहीं था। FIA पुलिस स्टेशन जो पुलिस सर्टिफिकेट हम इधर साथ लेके आते हैं तो वो भी इसी चीज़ के लिए हम लेकर आते हैं। तो ये फैक्टर भी इफेक्ट कर सकता है। अगर आप इसमें इन्वॉल्व हो तो भाई आपको इसके लिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है। इसके अलावा थर्ड फैक्टर की अगर बात करें, कंसिडरेशन ऑफ एनी एडवर्स इमिग्रेशन हिस्ट्री। एडवर्स इमिग्रेशन हिस्ट्री क्या है? मान लो कि अगर आपने पास्ट में यूके का वीज़ा अप्लाई किया है या किसी और कंट्री का वीज़ा अप्लाई किया है तो आप रिजेक्ट तो नहीं हुए। अगर आप रिजेक्ट हुए तो रिजेक्ट की रीज़न क्या बनी है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर तो जो वीज़ा जो है वो रिजेक्ट होता है, जिनका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, उनका अक्सर फिर इंटरव्यू भी होता है, उसमें फिर वो क्लैरिटी है अपनी करते हैं अपने माइंड की कि जो चीज़ है क्यों हुई, इनका वीज़ा जो है वो क्यों रिफ्यूज़ हुआ है। तो ये फैक्टर भी इफेक्ट कर सकता है। इसके बाद अगर बात करें एनी कंसर्न रिगार्डिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, यानी अगर आपके डॉक्यूमेंट जो है वो तो एक पहले नंबर पे जाने हैं, फिर तो आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो फैक्टर है वैसे अगर थोड़ा बहुत डिले हो रहा है तो वो तो अलग बात है। लेकिन अगर कहीं आपके डॉक्यूमेंट जो है वो कोई ना कोई फेक डॉक्यूमेंट है, जिस तरह बैंक स्टेटमेंट आ जाती है, आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, आपका TB टेस्ट आ जाता है, क्योंकि पास्ट में कई केस ऐसे सामने आए थे किसी की बैंक स्टेटमेंट जो है वो जो फेक थी। इसके अलावा किसी के एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फेक थे। आपको पता है पाकिस्तान इंडिया में ये चीज़ें चलती हैं, तो इसकी वजह से जो है वो ये चीज़ जो है आपकी चेक करेंगे कि भाई आपके डॉक्यूमेंट जो है फेक हैं। वो इस चीज़ की जो है इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर फर्ज करो बैंक स्टेटमेंट है तो वो आपको जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं वो आपस में कांटेक्ट करती हैं। अगर आपने किसी बैंक से अपनी बैंक स्टेटमेंट जमा करवाई है तो वो उस बैंक को जो है वो ईमेल करेंगे, आपकी पूरी जो है वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि आपके ये जो डिजिट हमारे पास आए हैं क्या आपके बैंक में ये डिजिट मौजूद हैं इस टाइम। अगर मौजूद हैं तो किस हिसाब से आप वो मतलब बैंक से पूछेंगे कि इसकी डिटेल आपके पास क्या है। इसके अलावा
एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के भी रिलेटेड यही चीज़ें होती है। अगर उनको कोई शक पड़ जाए कि आपका डॉक्यूमेंट फेक है, अगर आपका डॉक्यूमेंट कोई फेक है तो भाई आपको इसकी भी फिक्र करने की ज़रूरत है, अदरवाइज चिल करने आपका वीज़ा आ जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें वॉल्यूम ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड, ये भी एक फैक्टर होता है कि हम कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं तो हम कहते हैं यार ये मांगा तो नहीं है उन्होंने, चलो ठीक है साथ दे देते हैं, वैसे ज़रूरत तो नहीं है। इस तरह नहीं करना, जितनी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है आपने उतनी ही उनको प्रोवाइड करनी है, इससे ज़्यादा आपने कुछ भी नहीं देना, ना ही कम देनी है कोई चीज़ और ना ही ज़्यादा देनी है। अगर कम देनी है तो वो आपका ईमेल आ जाएगी भाई ये आपका डॉक्यूमेंट जो है वो मिस है, तो इसको जो है हमें एज सून एज पॉसिबल हमें प्रोवाइड करें। अगर कोई ज़्यादा है तो भाई वो चीज़ चेक करने की कोशिश करेंगे ये डॉक्यूमेंट इसने क्यों हमें प्रोवाइड किया, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो बेहतर है कि जितने आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं आप उतने ही उनको प्रोवाइड करें। इसके बाद अगर बात करें वेदर फर्दर इन्वेस्टिगेशंस आर रिक्वायर्ड और एन इंटरव्यू शेड्यूल्ड। अच्छा, ये फिर इसके अलावा अगर ठीक है डॉक्यूमेंट्स भी आपका ठीक है, कोई क्रिमिनलिटी रिकॉर्ड भी नहीं है, इसके अलावा वैसे भी सारी चीज़ें पूरी हैं, तो फिर अगर उनको कोई कंसर्न है वो भी उस चीज़ को जो है वो पूरा करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि हम जो है एक इंटरव्यू रख लेते हैं, हमारे जो कंसर्न्स हैं इस बंदे को लेकर वो हम इसको इंटरव्यू के दौरान क्लियर कर लेंगे कि हमारे जो डाउट हैं इसको हम क्लियर कर लेते हैं कि ये चीज़ें ऐसी हैं या ऐसी नहीं है। तो वो इंटरव्यू शेड्यूल आपको कह सकते हैं जिसको एम्बेसी इंटरव्यू भी कहते हैं। इसके बाद अगर बात करें द कैपेसिटी ऑफ केस वर्कर्स। अच्छा, इसमें बाद का ये भी होता है कि अभी जिस तरह सितंबर इनटेक चल रहा है, बहुत बड़ा इनटेक है, बहुत ज़्यादा जो है उनके पास रश है एम्बेसी में, तो कई दफ़ा जो वर्कर होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो जब वर्कर कम होंगे उनके पर बर्डन ज़्यादा होगा तो भाई ऑफ कोर्स टाइम ज़्यादा लगेगा। 10 बंदे हैं, 20 बंदों का काम है, जो कि 10 बंदे 5 दिनों में काम करते हैं वो ऑफ कोर्स भाई 10 दिनों में काम करेंगे। तो ये भी एक फैक्टर इफेक्ट करता है जो कि सितंबर इनटेक में मोस्टली मुझे जो रीज़न नज़र आती है वो यही चीज़ नज़र आती है। इसलिए वो आपको जो है वो नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमेल फॉरवर्ड कर देते हैं, इसके अलावा कई तरह की ईमेल आपको कर देते हैं ताकि आप वेट करते रहें। इसके बाद अगर बात करें टाइम ऑफ द ईयर, यानी यही बात की है, टाइम ऑफ द ईयर यही है कि कौन सा टाइम चल रहा है। जिस तरह अभी छुट्टियां तो नहीं आ रही, जिस तरह अभी आप जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई करोगे तो भाई साल के एंड पर आपको जो है वो अगर इधर की बात करें बैंक हॉलीडे आ जाती हैं, इसके अलावा क्रिसमस की छुट्टियां आ जाती हैं, इसके अलावा बॉक्सिंग डे आ जाता है। आपको पता है पाकिस्तान में 5, 6, 7 दिन एंड पे छुट्टियां होती हैं। इस तरह कई किस्म की जो है वो हॉलीडेज आ जाती हैं जिसकी वजह से जो है वो आपका मामला वैसे ही डिले हो जाता है। तो ये कुछ फैक्टर से, बाकी इंटरव्यू आपका होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है आपके केस पे। मैंने पहले बात की है, अगर उनको कोई कंसर्न है तो भाई आपका इंटरव्यू रख लेंगे। अगर आपका बिल्कुल जो केस है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो भाई आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड वीज़ा लग कर आ जाएगा। फिर वही बात डिपेंड की है कि रश है, रश की वजह से जो है वो आपका थोड़ा बहुत वीज़ा डिले हो सकता है। तो ये कुछ फैक्टर से मैंने सोचा आपके साथ शेयर करना चाहिए। अगर इनमें से कोई फैक्टर आपके अंदर इंक्लूड है, यानी आपका कोई क्रिमिनलिटी रिकॉर्ड है, कोई आपका डॉक्यूमेंट फेक है, बैंक स्टेटमेंट फेक है, तो भाई आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप जस्ट वेट करें, आपका वीज़ा जो है वो ज़रूर आ जाएगा। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो। अगर आपके ज़हन में फिर भी किसी किस्म का कोई सवाल आया मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।